नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा अपनी डिसकंटिन्यूटी के लिए। कुछ निजी कारणों की वजह से थोड़ा सा मैं डिसकंटिन्यू हो गया, इरेगुलर हो गया, लेकिन अब से वीडियो हमारी रेगुलर आएगी। और हम पॉलिटी सीरीज को कवर कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आज हमें पढ़ना है कि जो हमारा संविधान है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हमारा संविधान काफ़ी सारे देशों से, काफ़ी सारे चीज़ों से क्या है, इंस्पायर है। तो आज हम उसी क्रम में सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से कॉपी किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा कॉपी किया गया है। लगभग हमारे 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल ज्यों के त्यों उठा लिए गए। शब्दशः कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में शब्दशः टू कॉपी किया, लेकिन उसे हमने अपने देश के अनुसार मॉडिफाई किया। अब ये वर्ड आप समझ रहे हैं कि हमने बोरो किया है, ना कि ज्यों का त्यों वहाँ से उठा लिया है। इसका मतलब कि हमने वहाँ से लिया है और उसके बाद हमने देखा है कि हमारे देश में कैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि ये क्या है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है। सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है, पूरी की पूरी तरह कॉपीड है। लेकिन जो इस बात की गहराई को नहीं समझ सकते हैं कि कॉपीड क्यों है, किन परिस्थितियों में कॉपीड किया गया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो उसे हमें कॉपी करना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई अच्छाइयाँ, तो आप मेरी अच्छाई कॉपी कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं तो मैं उससे कॉपी कर सकता हूँ। तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। अब हम टॉपिक पर आते हैं। हम लगातार हर देश को लेते हैं। वैसे हमने 60 देशों से, लगभग 60 देशों से हमने संविधान को बोरो किया है, मतलब कि उनके संविधान की स्टडी की है और फिर वहाँ से जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं वो उसको अपने संविधान में लिया है। तो जैसा हम देख रहे हैं, पहला कंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसलिए मैंने इस कंट्री को सबसे पहले लिया। तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें हमने प्रस्तावना ली। अब आप इसको प्रस्तावना से ये मत समझिएगा कि प्रस्तावना हमने पूरी की पूरी वहाँ से छाप ली। हमने क्या लिया, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया। वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। हमने वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया प्रियम्बल का, ना कि पूरा का पूरा प्रस्तावना वहाँ से छाप लिया। दूसरी बात आती है हमारी मौलिक अधिकार, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम आगे चल के इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हमारा आता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन, एक चीज़ छूट गई कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, वो वहाँ पर जो नाम था उसका अमेरिका में, वो नाम था इसका बिल ऑफ राइट। तो हमने उसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। जैसे कोई नया कानून बना तो उस पर चेक होगा कि क्या वो हमारे संविधान की अवहेलना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे बढ़ चढ़कर हमारा संविधान ही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है बिल्कुल क्या है, फ्री है, किसी पर इसका कंट्रोल नहीं है, यहाँ तक कि सरकार का भी इस पर कंट्रोल नहीं है। एंड निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लाना। अब देखिए यहाँ पर ये मत समझिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, हमने यहाँ से नहीं लिया है। हमने यहाँ से लिया है कि एक राष्ट्रपति होगा, बस ये वर्ड लिखा है निर्वाचित राष्ट्रपति, यहाँ इसका हमने यहाँ से नहीं लिया है, हमने उसको आयरलैंड से लिया है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति हमने यहाँ से नहीं लिया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा।
इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ से राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है। यहाँ पर हमने लिया कि राष्ट्रपति होगा। एम उस पर महाभियोग लाना, उस पर इम्पीचमेंट लाना, इस पर भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। और कि अगर इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अमेरिका से ली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल रिव्यू से पूछे जाते हैं। अब हम इसी स्लाइड में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे देखते हैं हम दूसरा देश। जैसा मैंने बताया था आप लोग को कि संसदात्मक शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का शासन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का शासन हमारा ये होता है कि जिसमें हमारे यहाँ जो सरकार है, जो रियल हेड होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी को बोलते हैं संसदात्मक शासन। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण। जो नागरिकता होगी वो क्या होगी, सिंगल होगी, डबल हमारी सिटीजनशिप नहीं होगी। जैसे अभी आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे कि सिटीजनशिप नागरिकता क्या होती है, क्या एकल क्या होती है, क्या दोहरी नागरिकता होती है। वैसे जो दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो तो अमेरिका में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि आप सिर्फ हैं तो हैं, सिर्फ भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ दो जगह की नागरिकता ले सकते हैं। एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा। तो कानून हम जानते हैं कि कैसे बनता है कानून हमारे यहाँ। पहले राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। ये सब चीज़ें आपने साथ अगर छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। विधि का शासन, सबसे ऊपर क्या होगा, लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर लॉ क्या है, सबसे ऊपर किसको रखा गया है, लॉ को रखा गया है। चाहे आप राजा हैं, चाहे आप रंक हैं, आप सबके लिए क्या है, लॉ बराबर है। आप लोग देखते होंगे ना, ज़्यादातर आप लोगों ने अगर क्योंकि कोर्ट तो जाते नहीं हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे पिक्चरों में कि एक लेडी है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो उसका मतलब है कि आप चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए क्या है, शासन क्या है, बराबर है, विधि का शासन है। संसद के विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट कैसे बनेंगे, उन सब के बारे में चर्चा की गई। परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक बाइकैमरल होगा। तो ये सब हमारा था कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया, जो उसने हमारे देश पर शासन किया। तो हमने वहाँ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही ले लिया, पूरा उनका ले लिया, और ये सब चीज़ें हमने ली। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और किसी देश को देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि ये इतना हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होते हैं, ज्यों के त्यों क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आयरलैंड हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया, यहाँ से नीति निर्देशक लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जैसा मैंने बताया था कि USA में हमने क्या लिया था, USA में हमने पता किया था कि USA में वहाँ क्या राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होगा, ये सब हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति है वो अपनी मन से अपने नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि सचिन जी क्या थे, राज्यसभा के MP थे, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो क्या किए गए थे, उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। तो इसी तरह से कला के क्षेत्र में अच्छे लोगों को, जो हमारे देश के नामी लोग होते हैं, जो कला क्षेत्र में, समाज सेवा में अच्छा योगदान देते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, सरकार द्वारा उनको MP बनाया जाता है। और आप ये भी समझ लीजिए, कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि राज्यसभा के MP को हम क्या बोलेंगे, लोकसभा के MP को क्या बोलेंगे। दोनों को हम MP ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, उन्हें हम MP ही बोलते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने 3 देश कवर किया, अब चौथे देश की तरफ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। फिर हमने लिया समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने पढ़ाया था कि समवर्ती सूची क्या होती है। तो समवर्ती सूची हमारी वो सूची, जैसे अगर आप अभी शेड्यूल पढ़ेंगे, अगर आप अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि जो हमारी सातवीं अनुसूची में इसका प्रावधान है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मतलब कि क्या होता है कि कुछ विषय क्या होते हैं, जो शक्तियाँ पहले वायसराय के पास होती थी, उसी तरीके से शक्तियों को बांटा गया है।
कि किस किस पर सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किस किस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, किस किस पर दोनों सरकार बनाएगी। तो समवर्ती सूची का मतलब था कि इस पर ऐसे विषय रखे जाएंगे जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगी और सबसे ऊपर क्या रहेगी, केंद्र। अंतिम में केंद्र की ही मानी जाएगी। केंद्र क्या है, सर्वोपरि, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल का वर्ड मैंने बताया था कि जहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट हो, दो लेवल की गवर्नमेंट हो, लेकिन सबसे ऊपर क्या हो, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर हो, उसे बोला जाता है फेडरल सिस्टम। फिर राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन होगा। कैसे होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट मीटिंग। आर्टिकल 108 संसद की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, जब कभी कभी क्या होता है, मामला बहुत गंभीर हो जाता है, तो अगर दोनों सदनों के लोगों को आपस में इकट्ठे बैठाकर मीटिंग ली जाती है, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट मीटिंग। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग इंटर स्टेट व्यापार कर सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश से अगर हमें बेचना हो, मुंबई में माल बेचना हो तो आराम से बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसी सब के बारे में इसमें लिखा गया था। हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसके बाद हम आगे चल के आगे क्रम में देखते हैं अपना हम 5वां देश जो हमने कहाँ से क्या लिया। अब हमारा आता है जर्मनी। आपातकाल के परावर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। तो ये है, ये अगर आप, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने आपातकाल तो नहीं लिया। तो हमने बेटा आपातकाल जर्मनी से नहीं लिया, हमने जो आपातकाल तो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपातकाल तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। हमने लिया जर्मनी से, क्या लिया, जर्मनी से लिया फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। अब आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान मौजूद रहते हैं। इस पर हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे। फिर रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्यों को लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया, जिससे हम जानते हैं हम लोग कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा कहाँ है, आर्टिकल 51A 42nd अमेंडमेंट, ये आप जानते होंगे, आगे आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से लिया, रूस से लिया। रूस से हमने काफ़ी कुछ और भी लिया। रूस से हमने जो हमारे प्रस्तावना में वर्ड जोड़े सोशलिज्म, क्योंकि हम क्या थे, सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थे। जो हमारा देश था वो सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित देश था। तो जो हमने जस्टिस वर्ड लिया है कि हम यहाँ देश को सोशल न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, वो हमने रशिया से लिया है, जिससे हम उसका पूरा नाम क्या, USSR से लिया है, जो वहीं से अलग हुआ था, रशिया ही। पहले USSR बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर इसमें एक बात और है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर तो नहीं है, लेकिन हमने प्लान्ड इकोनॉमी, तो जैसे आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी, तो सर ने इकोनॉमी की क्लास ली है, उसमें उन्होंने पंचवर्षीय योजना को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लान्ड इकोनॉमी भी हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया। फिर आता है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि दो लड़के यहाँ खड़े हुए हैं। होता क्या है कि इन दोनों में बातचीत हो रही होती है, लेकिन होता क्या है कि इतने में इसको आता है गुस्सा, और ये क्या करता है, इसको पता नहीं किसी बात पर इन लोग की आपस में बहस जाती है, और इसको आ जाता है गुस्सा, और ये इसको पत्थर से मारने लगता है। फिर होता क्या है कि ये पत्थर से मारते मारते ये बेचारा मर जाता है, ये डेड हो जाता है। लेकिन इसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन होता ये है कि यहाँ पर एक आदमी रहता है, वो देख लेता है कि इसने इसको मार दिया। अब ये तो बेफिक्र होकर निकल जाता है। तब ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, ये पुलिस के पास जाता है, पुलिस के पास FIR लिखाता है। फिर पुलिस उसके पास आती है इसको पकड़ने। तब ये बोलता है कि क्या आपके पास कोई वारंट है कि नहीं वारंट है। तो यही सब चीज़ें हैं कि अगर किसी को कोई के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर बना होगा, हमें उसे फॉलो करना है। ये नहीं कि बिना FIR के हम किसी को अरेस्ट कर लेंगे। पहले FIR होगा, फिर वारंट आएगा,
फिर पुलिस की जो भी प्रावधान होंगे, जो उनके प्रोसीजर होंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इसी का दूसरा रूप जो अमेरिका में चलता है वो हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ। तो एक केस से आपको समझाते हैं जो आपको जहाँ पर समझ में आएगा। हमारे देश का एक केस है जब से ये चलने लगा। तो आप लोगों ने मेनका गांधी जी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने मेनका गांधी जी का नाम सुना होगा। तो मेनका गांधी जी क्या कर रही थी, एक बार एयरपोर्ट जा रही थी, तो एयरपोर्ट पर उनका क्या किया गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अब उन्होंने पूछा कि आप मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, बस जब्त कर लीजिए, हम आपको इसका कारण नहीं बता सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं, फिर पाया जाता है कि ये चीज़ तो इनवैलिड था। तो अगर आपका प्रोसीजर इनवैलिड है तो वो कहलाएगा ड्यू प्रोसेस लॉ। तो मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया कि जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित किया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस बाय लॉ। तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे चल के पढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग हमारा है कनाडा। तो हमने कनाडा से लिया है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरल है, संघात्मक विशेषताएं जो हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, रेसिडुअरी पावर क्या होता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो रेसिडुअरी पावर होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब कि ऐसी शक्तियाँ जो क्या हो जाए, बच जाए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा कि सपोज करिए कि नया, देखो दुनिया तो है वो लगातार चेंज हो रही है। आज इंटरनेट नहीं है, जब हमारा संविधान बना था तो क्या इंटरनेट था? नहीं था। लेकिन साइबर क्राइम पर कानून बनाना है, तो ये तो डिफाइन नहीं है कि किस पर कौन विषय पर कौन कानून बनाएगा। अब नया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे कुछ क्राइम होते हैं, उस पर कौन कानून बनाएगा। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो हमारी रेसिडुअरी पावर है वो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। ये जो प्रावधान है कहाँ से हमने लिया, कनाडा से लिया। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, और सर्वोच्च न्यायालय का क्या रहेगा, परामर्शी न्यायालय रहेगा। अब हम चलते हैं आगे देश पर, देखते हैं और हमारे आगे देशों पर क्या बचा हुआ है। फिर हमारा आता है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन लिया। तो संविधान संशोधन हमारा ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आपसे पूछता है कि किस आर्टिकल से लिया गया है। तो आर्टिकल 368, इस क्वेश्चन में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जो हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कैसे अमेंडमेंट करेंगे, वो हमने आर्टिकल अनुच्छेद 368 से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, ये सब हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। फिर आगे चल के हम देखते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। तो फ्रेडिटी, इंटीग्रिटी जो आप पढ़ते हैं वो सब हमने कहाँ से लिया है, इससे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, जैसे हम कहते हैं फ्रांस से लिया गया। और यहीं से आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक, हाँ यस ओके, याद आ गया, एक देश के बारे में हमने चर्चा नहीं की, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से हमने लिया है वुमेन्स का वोटिंग राइट, महिलाओं को क्या करें, हम चुनाव का अधिकार दें, महिलाएं वोट कर सकें। तो आप देखिए हमारा देश तो बहुत अच्छा देश है जिसने आज़ादी के साथ ही महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिए, लेकिन ऐसा हर देश के साथ नहीं था। हर देश में वोटिंग राइट्स क्या हुए, अब आज़ाद हुए, आज़ादी के बहुत दिनों बाद उन्होंने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा होगा तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कहने की, आप ज़रूर करेंगे। और आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं क्योंकि हमारे रोज़ नए वीडियो रोज़ आ रहे हैं। अगर आप इसका रिमाइंडर चाहते हैं तो बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें कि जिससे आपके पास नोटिफिकेशन की घंटी बज जाए। तो इसी से तो हम विदा लेते हैं और जानते हैं कि मैं लास्ट में क्या कहता हूँ, वही मेरा हमेशा की तरह, आप अपने देश से प्रेम करिए, माता पिता का सम्मान करिए। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट दिन। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।